गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसमें भी जो हमारा टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर हमने जो एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अब ये हमारा खिलजी वंश का टॉपिक है। और खिलजी वंश में भी दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी, इससे पहले जो किया था जलालुद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है ये 1296 से 1316 तक का रहा है। तो अलाउद्दीन के जो चैप्टर में हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से होंगे वो, जैसे अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियाँ कौन कौन सी, या इसके शासनकाल में विद्रोह कौन कौन से हुए, रिवॉल्यूशन और आक्रमण कहाँ थे, अभियान कहाँ किए गए थे, और जो इसकी सुधारवादी जो नीति रही हैं, जैसे भूमि सुधार चला है अभियान, यानी कि भू राजस्व, एक भू राजस्व, बाजार नियंत्रण व्यवस्था, और भी काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं, और एक स्थापत्य कला, और हमें जानकारी कहाँ से मिलती है यानी कि साहित्यिक विकास। तो लगभग अलाउद्दीन वाले टॉपिक पर हमारी 2 वीडियोज़ होंगी। तो आज ये पहली वीडियो होगी, है ना। इसे 2 सीरीज़ में पूरा करना पड़ेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट और लेंथी टॉपिक है, थोड़ा परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल 1296 से 1316 तक। और इसमें वास्तविक नाम, पहले जीवन परिचय के बारे में, प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन का बचपन का नाम अली गुरसाब, और ये जलालुद्दीन का भतीजा लगता था। इसने क्या किया था, जलालुद्दीन का वध किया था, और उसका वध करके खुद से सुल्तान की पदवी धारण की थी और अपना राज्याभिषेक कराया। इसलिए इस घटना को सेकंड खिलजी रिवॉल्यूशन, द्वितीय या दूसरी खिलजी क्रांति कहा जाता है। प्रथम क्रांति किसे कहा जाएगा खिलजी में, जो इसके खिलजी वंश के फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबनी वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या की थी। तो प्रोफेसर इरफान हबीब ने उस घटना को खिलजी पहली क्रांति कहा था, और ये क्या होगी, दूसरी क्रांति, यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या करके और खुद दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। सेकेंडरी रिवॉल्यूशन ऑफ खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश की दूसरी क्रांति। तो बचपन का नाम क्या था, अली गुरसाब नाम था, लेकिन सुल्तान की उपाधि धारण की। और जो समकालीन लेखक हैं जैसे अमीर खुसरो या फिर जियाउद्दीन बर्नी, उपाधि उसमें क्या लिखी हुई है कि अली मुजफ्फर सुल्तान अल दुनिया व दीन मोहम्मद शाह खिलजी। ये एक ही उपाधि का नाम है, ये पूरी क्या है, एक उपाधि ना। तो एक नाम याद रखिएगा, खिलजी, है ना। दूसरा द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी, ये किसने उपाधि दी थी, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने किताब लिखी है ये देवल्लानी खिजर खानी और खजाउन अल फतू, मैंने मिफ्ताउल फतू, खजाउन अल फतू, क्योंकि वो 7 या 8 शासकों के शासनकाल में रहे। अमीर खुसरो जो पहली किताब थी वो बलबन पर लिखी थी, और अंतिम बुक उनकी थी जो तुगलकनामा, जो तुगलक वंश में लिखी गई है। तो दूसरी उपाधि कौन सी थी, द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी। सानी बोलते हैं सिमिलर, सिकंदर जैसा। एक उपाधि थी पृथ्वी के शासकों का सुल्तान। ये किसको कहा गया, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में कि पृथ्वी के शासकों का सुल्तान किसे कहा गया, आंसर क्या रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी। एक आएगी उपाधि युग का विजेता। तो ये संज्ञा दी गई हैं कुछ ऐसे टाइटल जिनसे कंपेयर करते हैं, युग का विजेता। एक इसमें जनता का चरवाहा, चरवाहा होता है जैसे सेवक भी कहते हैं, या घास चराने वाले को चरवाहा बोलते हैं, तो जनता का चरवाहा। राजत्व का सिद्धांत क्या था, निरंकुशतावादी, है ना। सेंट्रलिज्म होता है, जैसे केंद्रीकृत सरकार होती है कि एक ही व्यक्ति के पास में सारे अधिकार हो जाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि राजत्व का सिद्धांत जारी करने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे। तो कौन बने थे राजत्व का सिद्धांत, लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। तो बलबन ऐसे पहले शासक या सुल्तान बने हैं जिन्होंने राजत्व का सिद्धांत या प्रिंसली स्टेट घोषित किया। और इसका राजत्व का सिद्धांत क्या था, निरंकुशतावादी, निरंकुश, सेंट्रलाइज, पूरी जो सारी शक्तियाँ हैं वो एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो जाती हैं। जैसे शक्तियाँ कौन सी, विधायी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ, या जुडिशरी जो पावर्स होती हैं, यानी कि न्यायाधिकरण की जो न्यायपालिका की शक्ति, अगर तीनों शक्ति को मिलाकर एक ही व्यक्ति को दे दिया जाए वो क्या, निरंकुशतावादी या सेंट्रलाइज या डिक्टेटर भी कह सकते हैं, तानाशाह। तो निरंकुशतावादी सिद्धांतों पर आधारित थी, और जो 3 प्रमुख बातों पर आधारित थी, कौन कौन सी 3 प्रमुख बात थी, एक तो
शासक की निरंकुशता के जो अधिकार होंगे सब किसके, सुल्तान के पास होंगे, यानी कि रूलर या शासक के पास होंगे। दूसरी साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्य, इंपीरियलिज्म, साम्राज्य, ये अपना साम्राज्य विस्तार कर सकते हैं, यानी कि जो पड़ोसी राज्य होंगे या प्रांत होंगे या सूबे होंगे उन पर वो आक्रमण करके अपने राज्य में मिला सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, साम्राज्यवादी नीति। और तीसरा था धर्म और राजनीति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ द रिलीजन एंड पॉलिटिकल। तो इसमें जो धर्म और राजनीति का पृथक्करण का मतलब सेपरेशन, अलगाव होना, ये ऐसा प्रथम शासक था जिसने सिद्धांत जारी किया था कि धर्म और राजनीति आपस में अलग अलग होंगी। क्योंकि जो उलेमा वर्ग होता है, उलेमा कौन, जैसे मुस्लिम संस्कृति के अनुसार जो धर्म की व्याख्या करते हैं वो उलेमा और उमरा वर्ग हो जाएगा। तो उनका जो महत्व था वो कम हुआ था इसके शासनकाल में, क्योंकि इसने क्या किया कि प्रशासन को सर्वोपरि रखा और उलेमाओं की इच्छा का पालन नहीं किया। उलेमा पर्सनली जो चाहते थे उनका पालन नहीं किया गया। ये इसने जो नियम बनाए थे अपने प्रशासन के, जो उस टाइम के नियम थे, कायदे कानून थे, उन पर चलने के लिए, यानी कि प्रशासन को ही, एडमिनिस्ट्रेशन को ही सर्वोपरि रखा है। और इसमें कुछ विद्रोह भी हुए, जैसे ही राज्याभिषेक होता है दिल्ली में, एक हम पढ़ेंगे इसका देवगिरी अभियान। जो देवगिरी का पहला अभियान था वो जलालुद्दीन के जीवित रहते हुए ने दक्षिण में पूरा किया था, यानी कि कॉन्फिडेंशियल, और वहाँ से अपार धन मिला था और वो लेकर मानिकपुर चला गया था। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि अलाउद्दीन सुल्तान बनने से पहले कौन से राज्य का, किस प्रांत का सूबेदार था। तो ये मानिकपुर, यानी कि पश्चिम बंगाल, ये कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था। वहाँ से एक इसने कॉन्फिडेंशियली जो ये अभियान पर निकला था, दक्षिणी अभियान पूरा करने वाला सल्तनत का प्रथम शासक अलाउद्दीन। वहाँ से अपार धन संपत्ति इसने लूटी थी और उस संपत्ति को ये अपने मानिकपुर राज्य में ही वहाँ पर ले गया था। और वहीं पर फिर जब सुल्तान मिलने के लिए गया, सुल्तान की धोखे से हत्या की थी इसने और अपने आप को सुल्तान घोषित किया था। तो जो धन मिला था, काफ़ी संपदा प्रॉपर्टीज़ के पास थी, उससे क्या किया, एक निरंकुशतावादी अपनी जो नीति अपनाई। और विद्रोह जब हुए थे, रिवॉल्यूशन, तो 4 प्रमुख विद्रोह हुए हैं, उनको दबाया भी गया। उनके लिए फिर नियम बनाए थे कुछ, क्या थे प्रमुख विद्रोह या रिवॉल्यूशन, कौन कौन से। एक तो नवीन मुसलमानों का विद्रोह, उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में हुआ नवीन मुसलमान। पहले देखते हैं नए मुसलमान ये कौन लोग थे। जलालुद्दीन के शासनकाल में एक मंगोल आक्रमण होता है, तो मंगोल आक्रमण का जो प्रमुख था उलुग खां का फादर। लेकिन जो उलुग खां नवीन मुसलमानों का जो नेतृत्व किया था, उसे एक दिल्ली के आसपास एक लोकेशन, वहाँ पर रहने की अनुमति दी गई, जिसका नाम था मंगोल नगर, आज की डेट में मंगोलपुरी के नाम से मशहूर है। उसमें ये बसे थे नए मुसलमान हैं, तो ये मंगोल, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म अख्तियार करके इस्लाम धर्म कबूल किए और वहाँ पर अपना एक अलग से लोकेशन बनाई थी, जिसे क्या कहा गया, ये नए मुसलमान के लिए मंगोलपुरी। तो मंगोलपुरी, ये जो मंगोलों के नेता थे उलुग खां और नुसरत खां थे। तो एक बार क्या हुआ, गुजरात अभियान पर राजा वहाँ पर पहुँचते, यानी कि सुल्तान का एक अभियान था 1299 में, गुजरात अभियान वो पूरा करने के बाद में जैसे ये लौटते हैं तो वहाँ पर जो मुस्लिम सैनिक थे इनको अपनी सेना में भर्ती किया गया, नवीन मुसलमानों को। तो वो एक फंड की मांग करने लगे, यानी कि जो लूट का सामान था, बूटी किसे कहते हैं, लूट के सामान को, जो लूट का सामान था ये उसका 80% लेना चाहते थे। नियम ये था शरीयत में, जो शरीयत इस्लामिक कानून होता है कि जो लूट का सामान होगा, राजा कहीं पर प्रहार करेगा और उस राज्य को अपने राज्य में मिलाएगा, यानी कि साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत। ये हमने राज्यत्व के सिद्धांत में पढ़ा है कि इसमें साम्राज्यवाद भी मिला हुआ है, यानी कि दूसरे जो पड़ोसी मुल्कों को या किसी और क्षेत्र को अपने में मिलाना, वो क्या हो जाएगा, साम्राज्य। तो साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत ये गुजरात को अपने में मिलाना चाहता था और उसमें जो धन इनको प्राप्त होता है, यानी कि बूटी का 80% भाग तो सैनिकों में वितरित किया जाना है, बाकी शेष भाग राजा अपने खजाने में उसको जमा करता है, यानी कि जो रॉयल ट्रेजरी होती है, शाही खजाने में सुल्तान को कितना करना था, 20% और 80% सैनिकों में वितरित करना था। ये किसके अकॉर्डिंग था, शरीयत कानून के अंतर्गत ऐसा था। लेकिन इसने क्या किया, अलाउद्दीन ने, एक अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक, अगले वंश में जब पढ़ेंगे, इन्होंने 20% सैनिकों में वितरित किया और 80% अपने शाही खजाने में। इसको लेकर विवाद हुआ सैनिकों के और सुल्तान के बीच में। तो ये सैनिक क्या लेना चाहते थे कि शरीयत के अकॉर्डिंग 80% भाग मिलना चाहिए हमें,
सुल्तान 80% नहीं देना चाहता, 20% केवल। तो वहाँ पर ये नियम 2 शासकों ने चेंज कर दिया था, ये 20:80। इससे पहले क्या रेशियो होना चाहिए था, 80:20%। इसके बाद क्या हुआ, जब इनमें विद्रोह हुआ तो यहाँ पर नुसरत खां के भाई की हत्या कर दी गई, एक विवाद को लेकर, यानी कि धन जो वितरित होना था सैनिकों में उसे लेकर। लेकिन सुल्तान ने कत्लेआम का आदेश दे दिया और जो नवीन मुसलमान थे काफ़ी संख्या में मारे गए। समझो कि ये आधे से अधिक इसमें ये कत्ल करने का आदेश दिया, विद्रोह को दबा दिया गया। ये सबसे पहला विद्रोह था कि नवीन मुसलमानों का विद्रोह कब हुआ था, ये अलाउद्दीन के शासनकाल में। एक क्वेश्चन आया कि नवीन मुसलमानों को जो भारत में परमिशन दी गई थी रहने के लिए दिल्ली के आसपास, वो किसने दी थी, जलालुद्दीन खिलजी ने। और विद्रोह किस में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। आगे देखते हैं, एक दूसरा विद्रोह हुआ है अकत खां का विद्रोह। अकत खां कौन था, ये भतीजा लगता था, यानी कि जलालुद्दीन का ये भतीजा, इसके भाई का पुत्र। तो जैसे ही सुल्तान रणथंभौर अभियान पर निकलता है, इसमें रणथंभौर कहाँ पर आएगा, राजस्थान में, राजस्थान अभियान के लिए, तभी यहाँ पर अकत खां ने एक विद्रोह किया। अकत खां चाहता था खुद से सुल्तान बनने के लिए और एक षड्यंत्र रचा वहाँ पर इसके सुल्तान के विरुद्ध। इसमें क्या था, जो एक जगह पड़ती है तिलपत नामक स्थान पर ये शिकार करने के लिए उतरे। और जैसे ही तिलपत से कुछ दूर आगे जाते, जंगल में निकल जाते हैं, तो वहीं पर मौके का फ़ायदा उठाकर इस पर सुल्तान पर अटैक कर दिया जाता है। किसके द्वारा, अकत खां के द्वारा। जैसे शिकार के लिए सुल्तान बाहर निकलते हैं और कुछ दूरी पर जाते हैं, तो अकत खां ने विद्रोह किया। इसमें जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है वो घायल हो जाता है और घायल होकर वो मूर्छित होता है, लेकिन उसके सैनिकों या अंगरक्षकों के द्वारा उसका बचाव किया जाता है। एक अंगरक्षक या बॉडीगार्ड का नाम आता है मानिक दास ने उसे ढाल बनाकर, अन्य सैनिकों की सहायता से ढाल बनाकर उसको घेरे में ले लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, और यह अफवाह फैलाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी यानी कि सुल्तान मारा गया। अकत खां ये समझता है कि अब तो ये मारा गया, और वहाँ पर वो खेमे में पहुँच जाता है जो कैंप लगा हुआ था। अब ये कैप्चर करने की कोशिश करता है, यानी कि यहाँ का सुल्तान बनने की कोशिश करता है। खेमे में अकत खां जो सुल्तान के सैनिक थे उसको पकड़ लेते हैं, और जैसे ही अपनी सामान्य अवस्था में सुल्तान आता है, फिर सुल्तान उस पर अटैक करता है और वो मारा जाता है अकत खां। तो अकत खां की हत्या कर दी जाती है। तो क्वेश्चन है, अकत खां कौन था, सुल्तान का भतीजा, और किस दौरान किया था, रणथंभौर अभियान के दौरान हमला किया गया सुल्तान पर, और सुल्तान घायल हुआ, लेकिन कुछ देर बाद वो उसके हत्या कर देता है। एक क्वेश्चन ये भी कि अकत खां किस पद पर तैनात था, है ना, डिप्लॉय किस पद पर था, तो ये वकीलदार के पद पर तैनात था पहले। वकीलदार, इसी ने हमला किया था। वकीलदार होता है जैसे वजीर को बोलते हैं, ऐसे ही वकीलदार, उससे हालांकि ओहदा कम था इसका। एक थर्ड होता है रिवोल्ट, मंगू खां का विद्रोह। मंगू खां और उमर खां इसी दौरान जब सुल्तान अपने रणथंभौर अभियान पर था, तो एक तो ये बरन के सूबेदार और अवध के सूबेदार, अवध का सूबेदार कौन, मंगू खां और उमर खां, वैसे इसके भांजे भी थे, इसकी बहन के ये दोनों पुत्र थे। इन्हें एक प्रोमिनेंट पद पर तैनात किया हुआ था, सूबेदार के पद पर। ये कहाँ था, मंगू खां अवध के सूबेदार के पद पर, और उमर खां बरन के सूबेदार, बरन जो बुलंदशहर का क्षेत्र पड़ेगा, बरन का सूबेदार था। रणथंभौर अभियान के दौरान जब ये अभियान में बिजी था सुल्तान, तभी इन्होंने स्वयं को एक सुल्तान घोषित करने की प्रयास किया, लेकिन दोनों को रणथंभौर में बुलाकर वहीं पर वध कर दिया गया। सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया, सुल्तान ने इनका वध कर दिया। तो ये तीसरा आक्रमण था, यानी कि तीसरा विद्रोह हुआ था। कौन कौन से विद्रोह, नवीन मुसलमानों का विद्रोह, अकत खां का विद्रोह और एक मंगू खां का विद्रोह। नंबर 4 आता है हाजी मौला का आंदोलन या हाजी मौला का विद्रोह। हाजी मौला कौन थे, एक दुर्वेश थे, यानी कि जो प्रिडिक्शन करते हैं, भविष्य की बात बताते हैं। एक दिल्ली के कोतवाल थे। कोतवाल पद क्या होता है, जो सदाचार के नियमों का पालन करने वाले पदाधिकारी होते हैं, कोतवाल। दिल्ली का एक कोतवाल था तिमरेजी का इसने वध कर दिया था, चूंकि ये खुद ही कोतवाल बनना चाहता था। लेकिन बहुत जल्द ही हाजी अली का दमन कर दिया गया, और इसने जो कब्जा किया था शस्त्रागार पर किया था, रॉयल ट्रेजरी पर ये कब्जा किया था, वो उसके कब्जे से छीन लिया जाता है। तो हाजी मौला का विद्रोह का भी दमन कर दिया जाता है। तो 4 विद्रोह कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो हुआ था नवीन मुसलमानों का विद्रोह, अकत खां का विद्रोह, मंगू खां उमर खां का विद्रोह, और नंबर 4 हाजी मौला का विद्रोह। इसमें क्वेश्चन आता है कि सबसे प्रभावी विद्रोह कौन सा था, हाजी मौला का विद्रोह। सबसे पहले कौन सा हुआ था, नवीन मुसलमानों का विद्रोह। क्वेश्चन है कि
अकत खां किस पद पर था? वकीलदार के पद पर। तो ये 3-4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। और जो लूट का सामान होता है इसको खम्स बोलते हैं, खम्स टैक्स लगाया जाएगा, खम्स यानी कि शरीयत के अकॉर्डिंग खम्स कितना होना चाहिए? लूट के सामान पर वितरित होने वाली धनराशि अलग अलग 80:20 के रेशियो में। अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह ने क्या किया था? इसको उल्टा कर दिया था, 20:80 यानी कि 20:80 के अनुपात में वितरित करना चाहता था, इसीलिए ये विद्रोह हुआ था इसमें नवीन मुसलमानों का। ओके, तो अब सुल्तान ने क्या किया था? इन सब की जांच कराई। पहले देखा विद्रोह क्यों हुए हैं, तो विद्रोह में पाया गया कि जो अमीर या उमरा वर्ग हुआ करता था इनके मित्रवत संबंध होते थे, वैवाहिक संबंध इनके होते थे, उन पर रोक लगाई गई, शराबबंदी पर रोक लगाई गई, और जो कुछ टैक्स थे टैक्स बढ़ाए गए, कुछ इक्ताओं को चेंज किया गया, भू राजस्व प्रणाली भूमि की माफ़ करवाई गई। तो एक तो इसकी जाँच करवाई गई, फिर इस पर रेस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंध कौन कौन से लगे थे। तो अभी आप ये नोट कीजिए और ये इसके बाद में प्रतिबंध बताते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए आप। अलाउद्दीन ने अपने विद्रोह को दबाने के लिए उसकी जांच कराई। तो जांच में पाया गया कि विद्रोह के कुछ कॉमन ऐसे फैक्टर्स थे कि विद्रोह क्यों होते थे। तो उसके 4 कारण निकलकर सामने आए थे। कौन कौन से? जैसे राज्य में होने वाली गतिविधियों से सुल्तान अनभिज्ञ रहता था, अनअवेयर। सुल्तान को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता था कि राज्य में कौन सी एक्टिविटी या कौन सी गतिविधि, कौन सी घटना घटित हुई है। दूसरा कारण यह था कि त्योहारों, उत्सवों और भोज अवसरों पर षड्यंत्र रचे जाते थे। जो उसके अमीर हुआ करते थे या नोबल्स या दरबारी, वो क्या करते थे कि एक दूसरे को भोज पर बुलाते थे या कोई ऐसा अवसर, कोई फेस्टिवल होता था, उसमें यहाँ पर षड्यंत्र रचते थे सुल्तान के विरुद्ध। एक ये कारण निकलकर सामने आया। नंबर 3, वैवाहिक संबंध से शक्ति में बढ़ोतरी होने लगी थी। अमीरों के आपस में वैवाहिक संबंध बनने लगे थे, तो उससे क्या किया कि उनकी शक्तियों में विस्तार होने लगा था। एक तीसरा ये कारण था। और नंबर 4, प्रजा के बीच धनी वर्ग बढ़ने लगे थे। जो एलिट ग्रुप के लोग थे, यानी कि लोगों के पास संपत्ति होने लगी, अब वो अमीर होने लगे थे। एक विद्रोह का ये भी कारण था। तो जो 4 विद्रोह हुए हैं उसके लगभग ये 4 कारण निकलते हैं। अब इनकी रोकथाम के लिए सुल्तान ने 4 ही अध्यादेश जारी किए थे। जो ऑर्डिनेंस यानी कि जो शाही आदेश थे या ऑर्डर थे वो जारी किए। विद्रोह उन्मूलन के उपाय 4 अध्यादेश जारी किए। कौन कौन से 4 अध्यादेश थे? ऑर्डिनेंस या इसमें क्या आएगा फर्स्ट ऑर्डर में? धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीनना, उनकी जो संपत्ति प्रॉपर्टी थी वो सीज कर ली गई धनी व्यक्तियों के पास में, यानी कि किसी के पास अधिक धन नहीं होना चाहिए। तो पहले अध्यादेश में क्या था कि जो धनी वर्ग था उसकी संपत्ति छीनना, यानी कि मोर्गेज कर लेना, उसको एनेक्स कर लेना। सरकारी व्यक्तियों से अधिक धन वापस लिया जाएगा। जो दरबार में काम करने वाले थे, जिन्होंने लीगल या इलीगल रूप से संपत्ति अपनी स्टोर की थी, उससे क्या किया कि सरकारी व्यक्तियों से अधिक धन लिया जाएगा। दूसरा, बर्नी के अनुसार, इतिहासकार हुए जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने किताब लिखी तारीख फिरोज शाही। तो जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली में केवल मलिक और अमीर या कुछ सेठ, जो बड़े व्यापारी होते थे, सेठों के अतिरिक्त किसी के पास सोना या गोल्ड नहीं बचा था। सभी गोल्ड भी वापस ले लिया था। जो धनी वर्ग यानी कि ग्रुप बनता चला गया, वो सब क्या करते थे कि राजा के खिलाफ यानी कि सुल्तान के खिलाफ उनके विरुद्ध एक षड्यंत्र, कंस्पायरेसी रचते थे वो। तो उस पर एक लगाम लगाई गई, यानी कि अंकुश लगाया गया। ये कौन सा था? अध्यादेश 1 था। अध्यादेश 2 में क्या लिखा हुआ था कि गुप्तचर विभाग गठित किया गया। हालांकि गुप्तचर व्यवस्था पहले से बलबन शासन काल से थी, जिसमें बरीद हुआ करते थे। तो गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया गया और इसमें राज्य के सभी कार्यों की जानकारी सुल्तान को देते थे। ये गुप्तचर क्या करते थे? बरीद लोग, ये राज्य की सभी कार्यों की जानकारी जो भी दरबार में घटित होती थी या उसके अलावा, बरीद और मुनहिस इनके अलाइड होते थे। बरीद तो क्या थे? तो बड़े अधिकारी थे, और बड़े अधिकारियों की सहायता करने के लिए मुनहिस की नियुक्ति की जाती थी। ये क्या होते थे? गुप्तचर, यानी कि स्पाइसी, खुफिया। ये खुफिया जानकारी राज्य को देते थे, सुल्तान को, कि राज्य में कौन सी गतिविधि घटित हुई है। कहीं ऐसा तो जो पहला अधिनियम था कि वैवाहिक संबंध या इनके पास जो अतिरिक्त धन था, या कहीं पर ये गलत कोई तैनाती तो नहीं की गई किसी पदाधिकारी की, उसकी सभी समस्त जानकारी सुल्तान तक पहुंचाते थे। तीसरा था शराब पर प्रतिबंध।
देखना, शराब पर प्रतिबंध बलबन ने भी लगाया था, लेकिन इसने राज के या राजमहल के सभी पात्रों को यानी कि बर्तनों को तोड़ दिया था जो शराब पीने के काम में आते थे। तो एक तो शराब पर प्रतिबंध लगाया गया, भांग, धतूरा, शराब और जुआ खेलने पर प्रतिबंधित किए गए, इन पर प्रतिबंध लगाया गया, सख्ताई से लागू किए गए ये नियम। राजमहल के सारे मग पात्र तोड़ दिए गए, जो शराब पीने के लिए बर्तन इस्तेमाल करते थे वो सभी तोड़ दिए गए। चौथा अधिनियम है इससे संबंधित अध्यादेश, अमीरों के मेल मिलाप तथा वैवाहिक संबंधों पर रोक लगाई। जो उनके वैवाहिक संबंध आपस में बनने लगे थे और वो स्ट्रॉन्ग होने लगे थे, यानी कि कहीं वो राजा के खिलाफ या सुल्तान के खिलाफ कोई विद्रोह उत्पन्न ना कर दें या कोई षड्यंत्र ना रच दें। एक क्या किया था, अमीरों के मेल मिलाप और उनके विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगाया। उनके भोज और जो दावतें होती थी उन पर रोक लगाई गई कि बड़ी दावतों का आयोजन ना कहीं हो जाए, कहीं एक साथ इकट्ठा मिलकर वो सुल्तान के खिलाफ कोई षड्यंत्र न रच दें। एक था इसमें, सुल्तान की आज्ञा के बिना विवाह नहीं हो सकता, यानी कि परमिशन सुल्तान से लेनी पड़ती थी। इन सभी अध्यादेशों या सभी ऑर्डर्स को सख्ताई से लागू किया गया, है ना। अध्यादेश पूरे राज्य में सख्ती से लागू किए गए। इससे क्या हुआ कि विद्रोह पर थोड़ा अंकुश लगा, विद्रोह कम होने लगे थे। जो 4 अध्यादेश, तो ये विद्रोह कौन कौन से हुए हैं, जैसे नवीन मुसलमानों का विद्रोह, अकत खां का विद्रोह, मंगू खां का विद्रोह, हाजी मौला का विद्रोह, ये जो विद्रोह हुए इनकी सबकी जांच कराई गई। तो 4 उसके कारण ये निकलते हैं, ये इसके रीजन्स थे कि क्यों हुआ था विद्रोह। और इनकी रोकथाम के लिए 4 ही अध्यादेश जारी किए थे, यानी कि जो शाही ऑर्डर होते थे ये 4 थे। इन चारों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। तो क्वेश्चन था कि मगपान पर प्रतिबंध लगाने, शराब पर किस अधिनियम में, 3रे अधिनियम में। गुप्तचर विभाग की स्थापना करना, 4थे अधिनियम में। वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगाया गया सुल्तान की आज्ञा, ये 4th में था इसमें, और 3रे में शराब था और इसमें गुप्तचर व्यवस्था थी। तो ये आगे की वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो मंडी व्यवस्था थी या उसके अच्छे कल्याणकारी कार्य थे, भूमि की पैमाइश कराई, इस पर एक नेक्स्ट वीडियो आप और देखिएगा। मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।